स्टूडेंट्स साथियों कल हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे, दूसरी वीडियो है ये हमारी, ठीक है। और मैं बता दूं हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, हम 2016 का एक पेपर कर रहे हैं, आपको सारे लेटेस्ट पेपर करा दूंगा मैं। और मैं क्वेश्चन के आंसर ही नहीं बता रहा हूँ, उनका कॉन्सेप्ट क्या है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके आसपास के टॉपिक भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि 2020 में आपके कुछ क्वेश्चंस आएँ तो वो किस तरह से फ्रेम हो सकें। ये तीनों बातें आपने ध्यान से देखनी है। साथ में आप छोटे छोटे नोट्स बनाते रहें, जो भी कोई डाउट है आपका वो मुझे बता सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप बहुत सारे साथी हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी बहुत सारे साथी हैं ही, और यूट्यूब पे जो देख रहे हैं अब वो भी हैं, तो टेलीग्राम का एक लिंक भी है, आप उस पर भी जुड़ सकते हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, तो उसमें देख लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन थर्ड है वो कह रहा है 3A से 2B बन रहा है और उस रिएक्शन का रेट इतना दे रख, जो रिएक्शन का रेट होगा ये किसके इक्वल होगा। देखो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, इसको मैं समझा देता हूँ, ये क्वेश्चन बच्चे बहुत गलत करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप ए की हेल्प से भी निकाल सकते हो, बी की हेल्प से भी निकाल सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा। कैसे आएगा? ए की हेल्प से मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, साथ में इसके मैं मोल्स भी लिखूंगा लेकिन ऑब्लिक करके, डिवाइड करूंगा मैं इसके मोल्स से। हालांकि ये रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन घटती है, इसलिए साइन माइनस लगाना पड़ता है। साइन कैसा लगाना पड़ता है? माइनस लगाना पड़ता है, ठीक है ना। तो एक बार ये पूछा भी गया था माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रखा है, करता है, 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो उसमें सिंपल सी बात है कि रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन घट रही है, इस चीज को इंडिकेट करता है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। इसी चीज को आप बी के रेस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं। बी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा बस। चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ बी ऑब्लिक चेंज इन टाइम, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको मैं बता देता हूं, ये अभिक्रिया की दर होता है। अभिक्रिया की दर जो होती है वो किस चीज पर निर्भर करती है कि रिएक्टेंट जो हमारा है उसकी सांद्रता में, उसकी कंसेंट्रेशन में कितना परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। और उसके जो मोल्स होते हैं उससे हम भाग कर देते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात हो गई है। अब वो कह रहा है इसका आंसर निकाल के बताओ, तो आप सिंपल सी बात है, इस 2 को इधर भेज दो, ये वहीं पर रह गया। तो डी बी ऑब्लिक डी टी किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस का 2/3 डी ए अपॉन डी टी। ये रेट ऑफ रिएक्शन आपका यहां से निकल कर आ गया, अभिक्रिया की दर। तो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा? बी, -2/3 डी ए ओवर डी टी। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन कह रहा है, दोबारा से समझो कि एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो किस चीज से डिटरमाइन की जा सकती है। तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी के 2-3 फॉर्मूले हैं। जैसे एक होता है K इज इक्वल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी एक्सपोनेंशियल माइनस एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन एक कांस्टेंट होता है इनटू टाइम। ये आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको कोलिजन फ्रीक्वेंसी चाहिए, या फिर एक फॉर्मूला होता है ln या log होता है K2 अपॉन K1। अगर मैं log लिख लेता हूं तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R, और ये होता है 1/T1 माइनस 1/T2। और ये T1 T2 जो है ये यहाँ पर टेम्परेचर है। तो 2 टेम्परेचर पर आप रेट कांस्टेंट को इवेल्युएट करके एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो आपका क्या आंसर हो गया? इवेल्युएटिंग द रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आर्हेनियस इक्वेशन बोलते हैं, इसका नाम क्या है? आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन हम इस चीज को बोलते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन वो हम किसके द्वारा इवेल्युएट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं? तो वो इवेल्युएटिंग द रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर साथियों आते हैं। आपको कोई भी डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू फिजियोसॉर्प्शन। देखो फिजियोसॉर्प्शन क्या होती है। पहली बात तो ये टॉपिक जो है आपका एडजॉर्प्शन से संबंधित है। एडजॉर्प्शन, ठीक है ना। एडजॉर्प्शन क्या होता है, मैं इसमें जगह बना लेता हूं। किसी सॉलिड या लिक्विड पर किसी गैस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल बना दिए, अगर ये आके
बहुत कमजोर जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड है या वंडरवाल फोर्स है उससे आकर जुड़ रहे हैं, तब इस एड्जॉर्प्शन को कहा जाता है फिजियो एड्जॉर्प्शन। आपने ये एमएससी में भी पढ़ा होगा, या आपने बीएससी में भी पढ़ा है, और आपने 12th क्लास में भी पढ़ा है। अगर ये किसी कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, तब इसको बोलते हैं कीमोजॉर्प्शन। तब इसको क्या बोलते हैं? कीमोजॉर्प्शन। अच्छा, एक बात और देखो साथियों, यहाँ बॉन्ड चाहे कोवलेंट हो चाहे बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड हो, बॉन्ड तो बना ना, और बॉन्ड बनना हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। बॉन्ड बनना कैसा होता है? हमेशा एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब हीट निकलती है, और जिसमें हीट निकलती है उसमें डेल्टा एच कैसा होता है? नेगेटिव होता है। यानी कि चाहे फिजियोज ऑप्शन हो कीमोज ऑप्शन हो, डेल्टा एच तो नेगेटिव ही होगा ना। तो ये तो ऑप्शन हमें कहीं से कहीं तक सही दिख ही नहीं रहा। वगैरह डेल्टा एच एब्जॉर्प्शन जो है वो लो है और पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो कहीं से कहीं तक नहीं है। देखो, अब इसके पहले फिर भी आप एक एक पॉइंट को डिस्कस कर सकते हो, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट आप एक बार सोचो जल्दी से, क्या कहा जा रहा है? पढ़ लिया? चलिए, अब मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो, इसमें कह रहा है कि द फोर्स इन्वॉल्व आर वंडरवाल फोर्सेस। ये बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल ठीक बात है आपकी। दूसरा कह रहा है मोर इजिली लिक्विफाइड गैस आर एड्जॉर्ब्ड इजिली। तो सिंपल सी बात है, जो गैस इजिली लिक्विफाई होती है, इसका मतलब उसमें अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्टिव फोर्स है तो वो आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो वो इजिली एड्जॉर्ब हो जाएगी। यानी कि ये वाली बात भी सही है। वो कह रहा है अंडर हाई प्रेशर इट रिजल्ट इनटू मल्टी मॉलिकुलर लेयर ऑफ ऑन एड्जॉर्बेंट सरफेस। इसको एड्जॉर्बेंट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? एड्जॉर्बेंट। तो एड्जॉर्बेंट के सरफेस पर ये क्या कर लेता है? मल्टी लेयर बना लेता है। तो ये वाली बात भी ठीक हो गई, ठीक है ना। तो ये वाली बात भी ठीक है। तो आप जल्दी से बताओ फिर कौन सा ऑप्शन बचा? यही बचा ना। तो ये वाली बात गलत है, यानी कि यही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सल्फर सोल कंटेन। देखो, एक ये जो सोल जो होते हैं, सोल बोलते हैं कोलोइड को। कोलोइड आपके तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं मल्टी मोलिकुलर, इसको सुन लो आप, ये एग्जाम में पूछा गया है। एक होते हैं मल्टी मोलिकुलर, ठीक है ना। एक होते हैं मैक्रोमोलिकुलर, और एक होते हैं एसोसिएटेड। एक क्या होते हैं? एसोसिएटेड। और कोलोइड के पार्टिकल का साइज 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच होना चाहिए। और कोलोइड आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है? जिसमें सोल्यूट और सोलवेंट, जिसमें सोल्यूट और सोलवेंट दोनों अच्छे से मिक्स ना हो पाए, वो हमें दूर दूर दिखाई दें, जैसे ऑयल एंड वाटर, ऐसे होते हैं आपके कोलोइड। अब मल्टी मोलिकुलर कोलोइड क्या होते हैं? दरअसल उनके एटम या मॉलिक्यूल इस रेंज में नहीं आ पाते, वो तो सारे जुड़ जाते हैं। सब जुड़ के क्या कहते हैं? वही देखो, अब हमारा डायमीटर नाप लो और हम इस रेंज में आ जाएंगे, तो वो होते हैं मल्टी मोलिकुलर। तो इसमें एग्जाम्पल होता है सल्फर सोल और गोल्ड सोल, ये दो एग्जाम्पल हैं। मैक्रो में क्या होता है? ऑलरेडी पार्टिकल का साइज बड़ा होता है और वो इस रेंज में आ जाते हैं। जैसे आप मान के चलें स्टार्च का कोई सोल है, स्टार्च। और एसोसिएटेड में क्या होता है? वो आपने सोप वाला एक्शन पढ़ा होगा कि डस्ट के चारों ओर सोप इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। तो इसको मिसल्स बोलते हैं, आपने 10th क्लास में भी 11th में भी पढ़ा होगा। तो ये सोप जो है ये आपका एसोसिएटेड कोलोइड है। स्टार्च हो गया, सेल्यूलोस हो गया, ये आपका मैक्रोमोलिकुलर है। सल्फर और गोल्ड आपके मल्टीमोलिकुलर है। अब वो कह रहा है सल्फर सोल में क्या होता है? सल्फर के एटम? नहीं जी, S8 होता है। तो ये एटम नहीं है, ये मॉलिक्यूल है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। डिस्क्रीट सल्फर मॉलिक्यूल। अब कौन सा आंसर हो जाएगा? आप जल्दी से बताओ। डिस्क्रीट सल्फर मॉलिक्यूल, ये होगा या ये होगा? देखो, इसमें भी मॉलिक्यूल कहा जा रहा है, तो सोचो कौन सा होना चाहिए? हाँ, तो एग्रीगेट हुए ना, क्योंकि वो क्या हुए? डिस्क्रीट तो है नहीं, इकट्ठे हुए ना, एक जगह आके जुड़े ना, एक जगह आके जुड़े तभी तो वो इस रेंज में आए थे। तो लार्ज एग्रीगेट्स ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला कह रहा है कि जियोलाइट क्या होता है। देखो, जियोलाइट एक शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट है। शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट है। अब शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट क्या होता है? जो उसका एक ऐसा शेप सी होती है, उसके बीच में एक छोटा सा गैप होता है, इस गैप में किसी रिएक्टेंट को फिट कर पाएगा वो, ठीक है ना। तो यानी कि पोर के साइज पे डिपेंड करेगा, पोर्स इसका,
ठीक है। साइज ऑफ कैविटी पे भी डिपेंड करेगा, यही कैविटी हो गई आपकी, ठीक है ना। और अपर्चर पे भी डिपेंड करेगा, मतलब ये तो सारी बातें सही हो गई भैया, ऑल ऑफ दीज हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है आईयूपीएसी नेम बताना है। देखो अब मैं कंसेप्ट के साथ, क्योंकि मैंने आपको बताना है, जब कहीं भी आपको डबल बॉन्ड दिख जाए और हेलोजन भी दिखे तो आपने डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। देखो ये दो चीज़ बता रहा हूँ मैं, आप इसको समझो। आपके पास एक ये कंपाउंड दे रहा हूँ मैं, ठीक है, और एक कंपाउंड में आपको ये दे रहा हूँ, और क्वेश्चन मैं पूछूं इन दोनों का आईयूपीएसी नेम बताओ। तो देखो OH जो होता है वो डबल बॉन्ड से पहले आता है और फिर आती है हेलोजन, ये ऑर्डर है। अगर कहीं पर OH आ रहा है और डबल बॉन्ड आ रहा है तो आपको OH से लेना देना, यानी कि आप नंबरिंग वहां से करोगे कि आपका OH कम से कम नंबर ले, ठीक है, तो ये नाम होगा। और अगर डबल बॉन्ड और हेलोजन कहीं आ रही हो तो आपको डबल बॉन्ड से लेना देना है, हेलोजन को चाहे जो मर्जी मिले। तो इसका नेम हो गया 3-क्लोरोप्रोपीन, 3-क्लोरोप्रोपीन। और इसका नेम जो होगा इसका होगा प्रोप-2-इन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका नाम होगा प्रोप-2-इन 1-ओल, ठीक है ना, ये होगा। तो इसमें हमारे पास यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड हमें देखना है, यहाँ से अगर मैं नंबरिंग करता हूँ तो डबल बॉन्ड को नंबर मिलता है 2, ठीक है। और मैं अगर इधर से नंबरिंग करता हूँ तो तब भी डबल बॉन्ड को नंबर मिलता है 2। तो ठीक है, फिर जब कहीं से भी करने से नंबर 2 ही मिल रहा है तो ये वाली नंबरिंग बेटर है, इधर वाली साइड की मैंने जो की है। आप कहोगे जी क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड को तो नंबर 2 मिल गया तो हेलोजन को भी तो कम नंबर मिल गया ना, तो ये और भी बेनिफिट हो गया। उधर से करता हुआ लाता मैं 1 2 3 4 मिलता है हेलोजन को, तो 1-ब्रोमो ब्यूट 2-इन। तो क्या नहीं, क्या आंसर हो जाएगा? 1-ब्रोमो ब्यूट 2-इन जो है स्टूडेंट्स, साथियों, टीचर्स, भाभी टीचर, क्या क्या कहूँ मैं आपको, ठीक है ना, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप एमएससी में अभी अभी निकले हैं तो कर देंगे, और अगर आप 11th-12th करा रहे हैं, उसके बाद आपने बीएससी एमएससी पढ़नी बहुत दिनों से बंद कर रखी है, तब इस क्वेश्चन को करने में आपको समय लग सकता है, ठीक है। चलिए देखो वो कह रहा है, पहले मैं एक रिएक्शन समझा देता हूँ इस क्वेश्चन में क्या है, तब तक आप इस क्वेश्चन को पढ़ लें। क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई आपके पास एक है क्लोरोबेंजीन, क्या है साथियों, आपके पास एक क्लोरोबेंजीन है, और इस क्लोरोबेंजीन को आपने कुछ डालना है और आपने इसको OH में बदल देना है। वो कह रहा है ये बड़ा ड्रास्टिक कंडीशन में होता है। ड्रास्टिक कंडीशन मतलब कुछ आपको थोड़ी तेज कंडीशन लेनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस वगैरह इस तरह के डालने पड़ेंगे। तो वो कह रहा है लेकिन क्लोरीन को अगर मुझे हटाना हो और मैं यहां पर क्या ले लूं, ये क्लोरीन है लेकिन मेरा 2 पोजीशन पर क्या है, 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन है। 2 पोजीशन ये हो गई 3,4, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन है। अब मुझे अगर यहां से इसको हटाना है तो अब मेरे लिए बड़ा आसान काम है, वो ये कह रहा है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं आप समझो, रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरीन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू गिव फिनोल रिक्वायर अ ड्रास्टिक कंडीशन बट क्लोरीन ऑफ 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज रेडली रिप्लेस्ड। ये आसानी से हो जाती है। तो आप समझो ना इसमें OH अटैक कैसे कर रहा है। OH एक न्यूक्लियोफाइल के तौर पर आकर अटैक कर रहा है, यानी कि उसकी मांग है भाई इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो NO2 ग्रुप क्या करेंगे, ये तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप हैं, ये -I इफेक्ट शो करते हैं, -R इफेक्ट शो करते हैं। तो ये -I और -R वाले तो यहाँ से देखो इससे ऑर्थो पोजीशन पर आ गया, ठीक है ना। इस वाले से अगर काउंट करेंगे तो ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पे आ गया। तो ऑर्थो और पैरा को तो ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे वहां से, बिल्कुल नहीं छोड़ते ये उनको। तो यहाँ तो बहुत अच्छा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि OH को अटैक करने में मजा आ जाएगा, फेवरेबल कंडीशन बन जाएंगी उसके लिए तो, और फटाफट अटैक करेगा और OH को वहां पर लगा देगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, NO2 ग्रुप मेक्स द रिंग इलेक्ट्रॉन रिच। ना भैया उसने तो खींचे हैं, तो पहला पॉइंट तो गलत हो गया। NO2 ग्रुप्स विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटा पोजीशन, ना मेटा से तो नहीं करते, वो तो ऑर्थो पैरा से करते हैं। NO2 डोनेट, गलत बात। NO2 विड्रा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्थो और पैरा पोजीशन, बिल्कुल ठीक बात है, ऑर्थो और पैरा से ही वो इलेक्ट्रॉन पुल करते हैं। तो फोर्थ जो होगा वो इसका साथियों आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि इन द रिएक्शन, आपके पास एक रिएक्शन हो गई, उसमें आपको ये बताना है क्या सीक्वेंस होगा। इन द रिएक्शन जिसमें क्या है,
इथेनॉल है आपका, ठीक है ना, वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, PCl5 के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो इसमें वो कह रहा है कि क्या चीज़ बनेगी, क्या पॉसिबल हो सकता है, ठीक है ना। तो देखो मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, इथेनॉल हो गया आपका CH3CH2OH, ठीक है, उसकी रिएक्शन है PCl5 के साथ। तो आपको पता है जहाँ भी उसको PCl5 दिखाई देगा वो उस पर फटाफट से अटैक कर लेगा, ठीक है। और फटाफट जब वो अटैक करेगा तो क्या चीज़ बनाएगा बताओ, क्या चीज़ बनाएगा, भाई Cl आएगा ना, CH3CH2Cl। भाई OH को रिप्लेस करने का सबसे बढ़िया और आसान मेथड क्या होता है, OH को अगर किसी हैलोजन से आपने रिप्लेस करना है तो बड़ी सिंपल सी बात है, उनकी रिएक्शन क्या करा दोगे आप, PCl5 से करा सकते हैं, SOCl2 से करा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे आसान काम होता है। चलिए अब वो रिएक्शन कह रहा है अल्कोहलिक KOH के साथ, ये इंपॉर्टेंट है। तो वो कह रहा है अगर अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो याद रखना ये अल्कोहलिक KOH एल्कीन बनाता है। तो आपकी बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। एल्कीन कैसे बनेगा, अल्फा से Cl आएगा और सॉरी अल्फा से हेलोजन चला जाएगा और बीटा से H, बीटा इलेमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी है, ठीक है। तो उसके बाद भाई फिर चलो क्या बनेगा, आप जल्दी से बताओ। उसके बाद अब ये आपका यानी कि यहाँ पर ये क्या बन गया, बोलो जल्दी, वाई क्या बना आपका, एल्कीन बन गई ना ये यहाँ पर। अब एल्कीन में मिलाया जा रहा है सल्फ्यूरिक एसिड और साथ में है वाटर। तो वाटर से कौन से आयन आते हैं, जल्दी बोलो, वाटर से आयन आते हैं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो आप क्या करो, एक कार्बन को तो H दे दो, बन गया CH3, और दूसरे कार्बन को दे दो आप OH, तो बन गया आपका ये बना ना CH3CH2OH। तो डी हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक। भैया एसिडिक की एक ट्रिक बता रहा हूं मैं, ट्रिक बहुत काम याद करती हैं। ट्रिक एसिड के लिए वो है अगर जहां -I और -R ग्रुप होगा वो मोर एसिडिक है, वो क्या है, मोर एसिडिक है। तो और एक बात और याद रखना, अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन फिनोल, ठीक है ना। तो इस पे तो काटा मार दो क्योंकि वो है अल्कोहल, ये 3 है फिनोल। अब इसमें ढूंढ लो किस, ये इसमें लगा हुआ है CH3 ग्रुप, ये तो शो करता है प्लस आई इफेक्ट और ये शो करता है -I -R, तो यही मोर एसिडिक है। ये तो हो गई ट्रिक। अब आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन पर, क्योंकि हो सकता है कोई और क्वेश्चन आ जाए। देखो O जो है हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन तभी लेगा जब O से भी कोई इलेक्ट्रॉन ले ले। तो अगर O के साथ आप NO2 ग्रुप लगा दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन से जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन पे हो जाएगी कमी, वो हाइड्रोजन से कहेगा भैया इलेक्ट्रॉन दे, और हाइड्रोजन को करेगा चलता, और जो हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके, एसिडिक, वो क्या कहलाते हैं, एसिडिक। तो इसलिए ऑर्थोनाइट्रो वाला जो है वो बढ़िया एसिडिक कंपाउंड है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है बेंजीन कार्बल्डिहाइड, बेंजीन कार्बल्डिहाइड मतलब बेंजल्डिहाइड, बेंजील कार्बल्डिहाइड मतलब बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना, इज रिएक्टेड विद कंसेंट्रेटेड NaOH। देखो बच्चों, इस कंसेंट्रेटेड, बच्चों नहीं टीचर्स, कंसेंट्रेटेड NaOH की जगह कई बार वो 50% NaOH भी कह सकता है, याद रखना। कंसेंट्रेटेड को वो क्या कह सकता है, 50% NaOH भी कह सकता है। वो कह रहा है एक तो A बन रहा है और A और B बन रहा है, ये कैनी-ज़ेरो रिएक्शन है। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये एक कैनी-ज़ेरो रिएक्शन है, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। मैं एक आपको वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी नेम रिएक्शन करवाऊंगा, ठीक है ना। 50 नेम रिएक्शन कर लेना, उसमें से पक्के 2-3 क्वेश्चन आपको फंसेंगे, इसमें भी फंसेंगे। और देखो फंस गया ये, और देखो ये दे रखा नीचे, ये सब नेम रिएक्शन है कि नहीं है, ठीक है ना। तो रिम्बर डिम्बन इसका आंसर बाद में डिस्कस करेंगे। तो जब 50% NaOH के साथ वो रिएक्शन कराएगा तो इसका ऑक्सीडेशन होगा और इसी का रिडक्शन। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बनते हैं एसिड। अब इतने बच्चे भी नहीं हो, आपको समझ में ना आए कैसे होता है। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनते हैं, एसिड, और रिडक्शन से बनते हैं अल्कोहल। तो रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन दे दो इसको, 2 हाइड्रोजन, तो इसको मैंने दे दी 2 हाइड्रोजन, ठीक है जी, 2 हाइड्रोजन दे दी, ये हो गया अल्कोहल, और इसको 1 ऑक्सीजन दी थी, तो ये बन गया A, ये बन गया B। वो कह रहा है जो A बनता है वो आपका
फूड प्रिजर्वेटिव की तरह काम होता है। तो याद रखो बेंजोइक एसिड जो है आपका फूड प्रिजर्वेटिव है। बेंजोइक एसिड क्या होता है आपका? फूड को बचा के रखने में काम होता है। इसका मतलब भैया हमारा ए बिल्कुल सही था। और बी जो है एक एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड है, बिल्कुल सही बात है। देखो एरोमेटिक है, हाइड्रोक्सी है, कंपाउंड है। वेयर OH इज लिंक्ड विद sp3 कार्बन, ये कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा हुआ है। ट्रिक बताता हूं देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालने की, ठीक है। इस कार्बन के 4 बॉन्ड हैं, इस कार्बन के कितने बॉन्ड हैं? 4 बॉन्ड हैं, ठीक है ना, 4 बॉन्ड हैं और चारों सिग्मा बॉन्ड है। हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा सिग्मा बॉन्ड गिन लिया करो, ठीक है। तो जब 4 बॉन्ड हैं तो अब आपको पता है S में 1 डब्बा होता है और P में डब्बे होते हैं 3, और उसके पास 4 बॉन्ड है। तो 4 बॉन्ड है मतलब एक S का होगा और बचे हुए 3 P के होंगे। ट्रिक से देखो कितनी जल्दी हाइब्रिडाइजेशन आ गई। तो यानी कि ये भी बात ठीक है। B इज एन एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड वेयर OH ग्रुप इज लिंक्ड विद sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम नेक्स्ट टू द बेंजीन रिंग, बेंजीन से अगले कार्बन पर। प्रोडक्ट A और B क्या है? तो A तो है सोडियम, ये सोडियम सोल्ट बन जाएगा आपका, सोडियम बेंजोएट, और बी है आपका बेंजाइल अल्कोहल। तो सोडियम बेंजोएट तो इन्होंने सही लिखा, लेकिन एक लिख दिया फिनॉल, गलत। सोडियम बेंजोएट फिनाइल मिथेनॉल, गलत। सोडियम बेंजोएट क्रिसोल, अच्छा फिनाइल मिथेनॉल बिल्कुल सही है। देखो फिनाइल मिथेनॉल का मतलब क्या है, देखो यहां लिखता हूं, फिनाइल ग्रुप ये हो गया, मिथेनॉल ये हो गया, फिनाइल मिथेनॉल, मीथेन मतलब एक कार्बन। तो यही आपका आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। सोडियम बेंजोएट और क्रिसोल ये नहीं है, ठीक है ना। क्रिसोल क्या होता है? ये होता है क्रिसोल, ये क्रिसोल होता है, ऑर्थोक्रिसोल, ठीक है ना। ये होता है आपका मेटाक्रिसोल, ठीक है ना। और ये होता है आपका क्विनोल, सॉरी ये क्रिसोल है, ठीक है। ये आपका कैटिकोल है, रिसोर्स नहीं ये ठीक है, ये क्विनोल है, क्विनोल, ठीक है। ये एक जगह भी बताएंगे आपको। तो आज के लिए क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, तो इतना बहुत है। चलो एक और कर लेते हैं जो इस पेज पे आ गया। कौन सी रिएक्शन है जिसमें डाइक्लोरोबेंजीन जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह यूज होता है, ठीक है ना। डाइक्लोरोकार्बीन, तो ये रिमर डीमन रिएक्शन है। तो अब मैं रिमर डीमन रिएक्शन आपको बता देता हूँ। रिमर डीमन रिएक्शन क्या होती है? रिमर डीमन रिएक्शन होती है जिसमें आपका फिनोल रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म के साथ और अल्कोहलिक या KOH के साथ। तो देखो तो यहां से एक H और एक Cl निकल के चला जाता है, H और Cl। तो क्या रह गया ये आपका, यहां पर ये 2 क्लोरीन बचती हैं, तो ये कार्बीन बनता है, यहां पर ये कार्बीन बन जाता है ये चीज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? रिमर डीमन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइल में भी नहीं है, कॉल्वे में नहीं है, फिटिक रिएक्शन में भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन मैं आपको कल क्वेश्चन नंबर 21 से हम शुरू करेंगे, तो मैं चारों रिएक्शन आपको बताऊंगा ये चारों रिएक्शन होती क्या है, ठीक है।